एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें आईपीओ में आखिरकार अलॉटमेंट 2026 की नई स्ट्रैटेजीज क्या होगी जिसके अकॉर्डिंग मिल सकता है। आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाए, उसके बाद अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें यूज करनी होती है लिस्टिंग के बाद, उन सभी को डिस्कस करेंगे हम आज के सिंगल वीडियो में। देखिए इस टाइप का वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, पर ये एकदम अपडेटेड 2026 के लेटेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग और लेटेस्ट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता हो, आपका रिवीजन हो जाएगा और नए इतने सारे पॉइंटर्स और लर्निंग्स मिलेंगे कि मजा आने वाला है। वैसे भी अब आईपीओ मार्केट में आने स्टार्ट हो गए हैं, एसएमई आईपीओ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, अमेजिंग लिस्टिंग गेन्स हो रहा है। और नए अगर हम मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें तो एसबीआई एएमसी के आईपीओ से तो कंप्लीट माहौल बदल गया है, मतलब भर भर के आईपीओ आ रहे हैं। तो काफी रेलेवेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए एकदम बेसिक से कि आईपीओ होता क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक के पास अपना ऑफर लेके जाती है, बोलती है कि भैया तुम मेरे शेयर्स ले लो और इस शेयर्स के बदले तुम पैसे दे दो और हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाओ, ओनर बन जाओ, मालिक बन जाओ, उसे हम कहते हैं आईपीओ। पहली बार जब भी कोई कंपनी लिस्ट होगी तो उसको आईपीओ लेके आना पड़ेगा। दो कैटेगरी हो सकती है आईपीओ की, मेन बोर्ड और एसएमई। अगर आईपीओ का साइज 25 करोड़ के नीचे है तो उसको हमेशा एसएमई में ही आना पड़ेगा। मेजॉरिटी केसेस में जितने भी एसएमई के आईपीओ होते हैं वो 25 करोड़ के कम होते हैं। यहां पे लॉट सिस्टम होता है, उसको हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में कवर करेंगे। दूसरा होता है मेन बोर्ड आईपीओ, जहां पे मिनिमम 10 करोड़ का आईपीओ यहां पे होना चाहिए। जब एज एन इन्वेस्टर हम लोग अप्लाई करते हैं मेन बोर्ड आईपीओ में तो तीन कैटेगरीज आती है जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। पहली होती है रिटेल, दूसरी होती है स्मॉल एचएनआई, तीसरी होती है बिग एचएनआई। रिटेल में आप कितना अप्लाई कर सकते हो यह समझना जरूरी है। रिटेल में आपकी एप्लीकेशन का साइज रफली 15,000 के आसपास से 2 लाख से नीचे तक की एप्लीकेशन ये सारी फाइल कर सकते हो। स्मॉल एचएनआई में आप 2 लाख से लेके 10 लाख से जस्ट नीचे तक की सारी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। बिग एचएनआई में आपकी 10 लाख से ऊपर की ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। पर सपोज करते कोई ऐसा आईपीओ है जिसमें मूल माहौल काफी अच्छा बना हुआ है, तो उस आईपीओ में हर एक कैटेगरी का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है एक नाम से आपको वही अप्लाई करना होता है, उससे ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं होता। मतलब अगर आपको रिटेल में अप्लाई करना है तो सिर्फ एक बास्केट यानी कि 15,000 के आसपास तक की ही एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होती है। इससे ऊपर आप बोलोगे कि यार मैं मेरे नाम से 1 लॉट, किसी मम्मी के नाम से 2 लॉट, चाची के नाम से 3 लॉट, वाइफ के नाम से 10 लॉट अप्लाई कर देता हूं, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाएगा। भैया स्कैम है। काफी सारे ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है कि यहां पे जब लॉटरी बेसिस के ऊपर सिस्टम में सिलेक्शन होता है कि भैया किसको अलॉटमेंट देना है, पहले अलग किया जाता है 1 लॉट वाले, 2 लॉट वाले, 3 लॉट वाले, फिर उनमें से लॉटरी निकाली जाती है। भाई नहीं होता है। अगर आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, आप कितना भी अप्लाई कर दो, आपका सिर्फ एक बेसिक बास्केट, एक बेसिक लॉट ही कंसीडर करा जाएगा, जो रफली 15,000 के जस्ट नीचे से 14,900, 14,800 के आसपास की एप्लीकेशन होगी, बस इतना ही कंसीडर करा होगा। चाहे आपने 15,000 लगाए हो, चाहे आपने वहां पे 2 लाख रुपए लगाए हो, सब बराबर हो जाता है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 2 लाख से जस्ट ऊपर की एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है और एचएनआई बिग कैटेगरी में आपको जस्ट 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है, क्योंकि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, भर भर के वहां पे अलॉटमेंट जा रहा है, तो आपके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक अमाउंट होता है पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, बस इतना ही अप्लाई करना होता है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। ये बेस्ट कैटेगरी होती है। यहां पे अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं बिकॉज 1, 2, 3 इन तीनों जगह पे हमेशा अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस पे होता है, पर यहां पे अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। मतलब आपने अगर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई किया है और शेयर होल्डर कोटा के लिए 100 शेयर थे, टोटल एप्लीकेशन 200 शेयर की आ गई है, तो हर एक अप्लाई करने वाले आदमी को 50% का अलॉटमेंट मिल जाएगा। बहुत खत्म हो गया बात। मतलब यहां पे अलॉटमेंट के चांस सबसे ज्यादा होते हैं और यहां पे आपको अप्लाई करना होता है रिटेल के जस्ट जो मैक्सिमम एप्लीकेशन आप रिटेल की अप्लाई कर सकते हो, मतलब 2 लाख से जस्ट नीचे की एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होती है। क्योंकि यहां पे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होता है, सिर्फ ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे आपको जितना इस कैटेगरी का मैक्स होता है, जितना आप मैक्स लगा सकते हो, वो अप्लाई करना होता है सिर्फ शेयर होल्डर कोटा में। बाकी सब जगह मिनिमम अप्लाई करना होता है, मिनिमम अप्लाई करना होता है। क्योंकि अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब ही नहीं हो रहा, फिर भी आपको आईपीओ अच्छा लग रहा है, तो वो एक अलग बात हो गई। हर एक जगह पे अगर ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो आपको मिनिमम अप्लाई करना होता है, एक्सेप्ट द शेयर होल्डर कोटा। आने वाले समय में कौन कौन से शेयर होल्डर कोटा के
एप्लीकेशन से जो आप फाइल कर सकते हो, आप पहले से एक शेयर लेके रख सकते हो पेरेंट कंपनी का। मैं ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे अभी भी इस वीडियो के बाद आपके लिए अपडेट कर दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको लेटेस्ट लिस्ट मिल जाएगी। और वैसे भी हम उस फ्री टेलीग्राम चैनल पे फ्रॉड से बच के रहिएगा, रेगुलरली लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं। तो ये हो गया है बेसिक हमारा माइंडसेट कि भैया हमारे सामने एप्लीकेशन कौन कौन सी आती है और क्या क्या आती है। अब यहां पर मैं बताता हूं कि भैया अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो क्या क्या गलती होती है जो आपको नहीं करनी होती है, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहली गलती, अगर आपने एक पैन से, मतलब एक नाम से, पैन यहां नहीं कि पैन कार्ड से दो एप्लीकेशन अप्लाई कर दी, आपने सोचा कि भैया मैंने रिटेल भी अप्लाई कर देता हूं और भैया मेरे पास बहुत पैसा है मैं स्मॉल एचएनआई भी अप्लाई कर देता हूं, मतलब डबल एप्लीकेशन हो गई, तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ये अपफ्रंट रूल है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है शेयर होल्डर कोटा। अगर आपके पास शेयर होल्डर कोटा में भी एप्लीकेशन आप लगाना चाहते हो और उस पर्टिकुलर आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है, तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हो और रिटेल या फिर एचएनआई, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो, इनमें से एक जगह अप्लाई कर सकते हो। तो लॉजिकली आपकी दो एप्लीकेशन हो जाएगी, एक शेयर होल्डर कोटा की, एक नॉर्मल एप्लीकेशन। इसके अलावा हर एक केसेस में 99% आईपीओ में आप सिर्फ एक अप्लाई कर सकते हो, चाहे रिटेल हो, चाहे स्मॉल एचएनआई हो, चाहे बिग एचएनआई हो, बात खत्म हो गई। सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि बैंक अकाउंट सेम से पे कर देते हैं, बोलते हैं कि यार मेरे नाम से पैसा है, मैं ही पे कर देता हूं, मेरा भी, मम्मी का भी, यूपीआई में यूजुअली जो हम खेलते हैं पापा का भी, और जितने भी मैं एप्लीकेशंस लगा रहा हूं उन सब में सेम नाम से, मतलब मेरे ही नाम से मैं पैसा पे कर देता हूं। कई बार ये चल जाता है, कई बार नहीं चलता है। जिसका बैंक अकाउंट है और उसका डीमैट अकाउंट दोनों सेम होंगे, वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है। अगर आपको मम्मी के अकाउंट से पे करना है या एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो मम्मी के यूपीआई से ही पे कीजिए, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। लॉजिक तो कहता है कि रिजेक्ट होनी चाहिए, पर अभी भी कुछ केसेस है जहां पे वो रिजेक्ट नहीं होती है, बट हमें वो कंफ्यूजन में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि हर आईपीओ में, अभी एसबीआई एएमसी का आईपीओ आया था, उसमें भी लाखों एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, कारण इनमें से ही कोई है। थर्ड रिजेक्शन का कारण भैया होता क्या है, आदमी बोलता है कि मैं एंड में, बिल्कुल एंड में जाके 3 बजे, 2:30 बजे, कई बार 2:45 बजे जाके एप्लीकेशन फाइल करूंगा। और कुछ ना कुछ डीमैट अकाउंट्स में काफी सारे ब्रोकर्स के पास एक लिमिट होती है कि इस लिमिट के बाद आप रिटेल में अप्लाई नहीं कर सकते, या इस टाइम लिमिट के बाद, वैसे तो आईपीओ क्लोजिंग की लिमिट कुछ और होती है, पर कई बार कुछ डीमैट अकाउंट्स भी अपनी लिमिट रखते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। आपको लास्ट डे 12 बजे से पहले, 12 PM से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन अगर फाइल करनी है, मैक्सिमम 2 PM मान लीजिए, मैक्सिमम 2 PM से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन डिसाइड करके फाइल करना स्टार्ट कर दीजिए और फाइल कर दीजिए। सिर्फ ये चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे अच्छी कैटेगरी होती है बिग एचएनआई, नंबर 2 कैटेगरी होती है रिटेल, और नंबर 3 कैटेगरी होती है स्मॉल एचएनआई। कारण भी समझ लेते हैं। सपोज करते हैं हम लोग रिटेल में, तो सबसे पहले रिटेल का इशू ये कि सिर्फ 15,000 का अलॉटमेंट आएगा। बिग एचएनआई का इशू ये है कि यहां पे सपोज करते हैं कोई एक ऐसा आईपीओ जहां पे रिटेल में 10 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब 10x हुआ है, मतलब हर 10 में से एक आईपीओ को अलॉटमेंट मिलेगा, हर 10 में से एक आदमी को लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई में सेम आईपीओ में आप देखोगे कि 30-40 गुना का सब्सक्रिप्शन गया होगा, तो यहां पे ये होगा कि हर 30 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा। अगर हम बिग एचएनआई में मान रहे हैं कि बिग एचएनआई में 50 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया, पर हमेशा जो 10 लाख की एप्लीकेशन होती है, आप अप्लाई 10 लाख का करते हो, पर अलॉटमेंट आपको 2 लाख का ही मिलता है, मतलब रफली आपको 5 से डिवाइड करना पड़ता है, 150 अलॉटमेंट मिलता है हर एक केस में। मतलब जितना भी यहां पे सब्सक्रिप्शन आएगा उसको आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 5 से डिवाइड करने के बाद हर 10 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा बिग एचएनआई में। ठीक है, बिग एचएनआई में क्योंकि डिवाइड बाय 5 का सिस्टम रहता है, इसलिए बिग एचएनआई सबसे अच्छा होता है। स्मॉल एचएनआई में पूरा भारत अप्लाई करता है, तो ये सबसे खराब होता है। रिटेल तो खैर रिटेल है, रिटेल का सिर्फ इतना सा इशू है कि है तो अच्छा, पर यहां पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो बस 15,000 का मिलेगा, और बिग एचएनआई में अलॉटमेंट मिलेगा तो सीधा 2 लाख के आसपास की एप्लीकेशन का मिलेगा। स्मॉल एचएनआई में भी 2 लाख की एप्लीकेशन का मिलेगा, पर प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में नहीं है, और रिटेल में प्रोबेबिलिटी चाहे हमारे फेवर में हो, पर अलॉटमेंट सिर्फ 15,000 का मिलेगा, तो प्रॉफिट भी जो होगा सिर्फ 15,000 के हिसाब से होगा। यहां पे कुछ सिनेरियोस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास 5 लाख रुपए है, तो मैं क्या करूंगा।
सबसे पहले जितने डीमैट अकाउंट बना सकता हूं घर के बनाऊंगा, खुद का, वाइफ का, मम्मी का, पापा का, चाचा का, बच्चों का भी अलाउड होता है बाय द वे। मेरे बच्चों के नाम से सबसे ज्यादा अलॉटमेंट मिलते हैं मुझे। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बच्चों का हो गया, कंपनी का हो गया, एचयूएफ का हो गया। इसमें आपको हमारी टीम की पर्सनली रिक्वायरमेंट होगी, उनकी हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि काफी केसेस में फिजिकल एप्लीकेशंस अप्लाई करनी पड़ती है। फिजिकल डीमैट अप्लाई करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो उसमें हमारी टीम हेल्प कर देगी। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर 5 लाख रुपए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम से रिटेल की एप्लीकेशन लगा दूंगा। उसके बाद देखूंगा कि और भी कोई अच्छा आईपीओ है क्या। सपोज करते ए के साथ बी भी आईपीओ अच्छा है, तो मैं उसकी सारी रिटेल एप्लीकेशन लगा दूंगा। उसके बाद भी थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है, क्योंकि मेरे पास बिग एचएनआई जितना पैसा नहीं है। जो सबसे अच्छा आईपीओ होगा उसमें एक एप्लीकेशन स्मॉल एचएनआई की लगा दूंगा। जिसकी मैंने स्मॉल एचएनआई की लगाई है उसकी रिटेल की एप्लीकेशन नहीं लगेगी। सपोज करते हैं मेरे पास 15 लाख रुपए है, तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक बिग एचएनआई लगा दूंगा। जहां पे अलॉटमेंट मिला तो सीधा 2 लाख का मिलेगा और प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है। बाकी सब नाम से रिटेल की लगा दूंगा। बहुत सिंपल सा सिनेरियो हो गया। स्मॉल एचएनआई नहीं लगाऊंगा। स्मॉल एचएनआई की जितना पैसा हुआ और कोई आईपीओ नहीं हुआ साथ में, तो जाके ही मैं स्मॉल एचएनआई लगाऊंगा, वरना मैक्सिमम फोकस मेरा बिग एचएनआई पे होने वाला है। आई होप ये आप समझ गए हो, बहुत सिंपल सा सिस्टम है। अब मेन बोर्ड आईपीओ आपके लिए कवर हो चुका है। मेन बोर्ड आईपीओ में लिस्टिंग के बाद की स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो पहले मैं आपके लिए एसएमई आईपीओ कवर कर दूं, उसके बाद मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। मेन बोर्ड भी और एसएमई दोनों आईपीओ की लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस हो जाएगी। अब हम कवर करते हैं एसएमई में। अब एसएमई आपके लिए कंपैरेटिवली सिंपल होने वाला है। एसएमई आईपीओ में होता क्या है, आप वो समझ लीजिए। पहले बिफोर द न्यू रूल्स केम इन, एसएमई आईपीओ में सिर्फ 2 कैटेगरी होती थी, रिटेल और एक एचएनआई। एचएनआई में लोग 100 करोड़ की एप्लीकेशन लगा देते थे, क्योंकि वहां पे प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होता था। जितना अमाउंट का आप अप्लाई करोगे उस अमाउंट के बेसिस पे आपको ज्यादा अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती थी। पर सरकार ने ये रूल बदल दिया, क्योंकि सरकार चाह रही है या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज चाह रही है कि भैया आम आदमी भी एसएमई आईपीओ में काम करना स्टार्ट करे। तो अब यहां पे जस्ट लाइक मेन बोर्ड आईपीओ 3 कैटेगरी होती है। पहली होती है रिटेल, दूसरी होती है स्मॉल एचएनआई, तीसरी होती है बिग एचएनआई। ठीक है, रिटेल में 2 लॉट के लिए आप अप्लाई करते हो, स्मॉल एचएनआई में 3 लॉट के लिए आप अप्लाई करते हो। और अगर हम बिग एचएनआई की बात करें तो यूजुअली 8-9 के आसपास का यहां पे लॉट होता है। और यहां पे अगर हम अमाउंट की बात करें तो इसमें अमाउंट आपका 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास का बैठता है, जो आपको अप्लाई करना होता है। यहां पे आपका अमाउंट रफली 3.5 से 4 लाख के आसपास का बैठेगा। और यहां पे आपका अमाउंट बैठेगा 10 लाख से जस्ट ऊपर का, जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे एसएमई आईपीओ में फायदा क्या होता है, अगर आपने रिटेल एप्लीकेशन भी अप्लाई करी है तो भी, चाहे स्मॉल एचएनआई चाहे बिग एचएनआई, इसका बहुत सिंपल सा सिस्टम हो चुका है। और यहां पे अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी आपके लिए काफी हाई होती है। और यहां पे क्या होगा, अगर आपको रिटेल में अलॉटमेंट मिला तो आपको लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट मिल जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिला तो सीधा 3 लॉट का मिलेगा। बिग एचएनआई में भी अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो यहां पे भी अलॉटमेंट तो आपको 3 लॉट का ही मिलेगा। पर यहां पे अलॉटमेंट आपको 3 लॉट का ही मिलेगा, पर आप 9 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जस्ट लाइक मेन बोर्ड आईपीओ। यहां पे बेस्ट कैटेगरी टू अप्लाई कौन सी होती है, बिग एचएनआई, और सेकंड होती है रिटेल। यहां पे तो स्मॉल एचएनआई का पर्पस ही नहीं है, मैं थर्ड भी नहीं रखूंगा, क्योंकि यहां पे ऑलमोस्ट जितना अमाउंट लग रहा है आपका स्मॉल एचएनआई में, उतना ही आपका रिटेल में लग रहा है। तो हम तो रिटेल की एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। मैक्सिमम फोकस रहेगा बिग एचएनआई में। मुझे जैसे आज एक बहुत अच्छा आईपीओ ओपन हुआ है मिलवर्क्स करके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया, वहां पे बिग एचएनआई का एक अलॉटमेंट मिला एक नाम से। तो मैंने अप्लाई किया था 9 लॉट के लिए, मुझे मिला है 3 लॉट का। और 3 लॉट का अलॉटमेंट मिलना मतलब सीधा सीधा 3.5-4 लाख रुपए का अलॉटमेंट मिलना। और यहां पे जो मेरा पर्सनली आईपीओ है वहां पे अच्छी लिस्टिंग हुई है। क्या लिस्टिंग हुई है वो छोड़ देते हैं, वरना कंप्लायंस में आएगा, बट अच्छी लिस्टिंग हुई है। तो आप ये समझो कि वहां पे एक साथ आपको भर भर के प्रॉफिट मिल जाता है। इसीलिए एसएमई आईपीओ में आपको ध्यान रखना होता है। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्या होता है, मेन बोर्ड आईपीओ सिर्फ और सिर्फ जीएमपी एज पर सोर्सेज जो चल रहा होता है उसके बेसिस पे अप्लाई कर देते हैं। ये काम आप एसएमई आईपीओ में सिर्फ जीएमपी देख के बिल्कुल मत करिएगा। जीएमपी का स्कैम बहुत ज्यादा होता है एसएमई आईपीओ में, क्योंकि छोटी साइज का आईपीओ है। यहां पे फेक डिमांड जनरेट करके नकली जीएमपी आपको दिखा के 90% की जीएमपी देखेगी और 20% नीचे का यहां पे लिस्टिंग हो जाएगी। ये सारा ड्रामा चलता है। तो इस चीज से आप पहले से अवेयर रहिएगा। यहां पे आपको एक्चुअली देखना है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं या नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एसएमई आईपीओ में मेरे लिए होता है, भैया इसका लीड मैनेजर कौन है।
क्योंकि एसएमई आईपीओ मोर देन स्टोरी काम करती है कि भैया स्टोरी के पीछे आदमी कौन है। अगर समझदार बड़ा आदमी है तो वो अपने आप इन स्टॉक्स को मैनेज करेगा, अपने आप मैनेज करेगा कि किस तरीके से यहां पे मेरे को प्राइसेस मैनेज करने हैं, किस तरीके से मेरे को पोर्ट्रे करना है। तो लीड मैनेजर और उसका ट्रैक रिकॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझदार को इशारा काफी है, तो समझदार यहां पे समझ चुके होंगे। अब इससे पहले हम आगे जाए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं भैया लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, कि भैया मैंने आईपीओ ले लिया, आईपीओ में बहुत सारे नामों से अप्लाई कर दिया, मेरे को अलॉटमेंट भी मिल गया, अब लिस्टिंग हो चुकी है भाई साहब। अब मुझे लिस्टिंग पे मेन बोर्ड आईपीओ में क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है और एसएमई आईपीओ में क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, ये अपडेटेड 2026 की स्ट्रैटेजी है, तो उसी अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा। अब अलॉटमेंट के बाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो काफी लंबा हो चुका है, एफर्ट्स के लिए लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है, हमारी टीम की मदद की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी। अब हम यहां पे बात करते हैं कि सबसे पहले मेन बोर्ड आईपीओ की क्या स्ट्रैटेजी होती है। देखिए अब ना यहां पे यूजुअली पहले हम क्या बोलते थे कि अगर आईपीओ वेरी गुड है या फिर आईपीओ एवरेज है, एवरेज के नीचे तो आप अप्लाई नहीं करोगे, मैं ये भी मान के चलता हूं। प्लस यहां पे क्या होता था, वेरी गुड में आप पहले 15 मिनट का देखते हो, 10 बजे आईपीओ ओपन होता है, पहले 15 मिनट पर सपोज करते हैं 15 मिनट का एक प्राइस बनता है 100 रुपए का, वो 100 रुपए आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, उसके ऊपर आप आराम से ट्रेल करते रहते हो और 2.5 दिन पे तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक होना ही चाहिए। मतलब 2.5 दिन पे तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन की ओपनिंग में तो पूरा प्रॉफिट बुक करो, इररिस्पेक्टिव की क्या प्राइस है, बात खत्म हो गई। और पहले 15 मिनट के लो पे आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, बाकी आप आराम से यहां पे चलते रहते हो, ठीक है। और एवरेज आईपीओ प्री ओपन में ही सेल करके खत्म कर दो। मुझे अभी रिसेंटली मैं मेडिकल शॉप गया था, वहां पे मुझे मेडिकल शॉप के बिल्कुल हमारे तलवंडी सर्कल पे कोटा में पास में ही है, वहां पे भैया मिले जो मेडिकल शॉप के ओनर थे और पता चला कि वो हमारे सब्सक्राइबर भी और बहुत पुराने सब्सक्राइबर। उन्होंने कहा यार आनंद बहुत सारे आईपीओ में अप्लाई करा पर कुछ आईपीओ में बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद आईपीओ का काम करना बंद कर दिया। मैंने कहा भैया कौन सा रूल आपने फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने ये रूल फॉलो नहीं किया कि मैंने जब वो लिस्टिंग हो रही है, लिस्टिंग के डे पे प्रॉफिट बुक करो, अगर लॉस हो रहा है, सपोज करते 10 में से एक आईपीओ में आपको लॉस भी हो रहा है, जो भी हो रहा है बुक करो, खत्म करो। इसमें एक और बताता हूं, बाय चांस सपोज करते ये आईपीओ लॉस में हो रहा है तो इमीडिएटली बुक करना होता है। यहां पे होपिंग गेम, वेटिंग गेम कि क्या हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ टाइम पास नहीं भैया, इमीडिएटली बुक करो, मार्केट से निकलो, रिस्पेक्ट करो मार्केट की। अगर एवरेज आईपीओ है प्री ओपन में अगर सपोज करते हैं आईपीओ की प्राइस थी 100 रुपए, मार्केट में लिस्टिंग दिख रही है 110 रुपए, आपने 105 में भी अप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 110 जो ओपनिंग प्राइस होगी उसमें ही आपका शेयर बिकेगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं होती है। और अगर अच्छा आईपीओ है वहां पे यूजुअली हम ये फॉलो करते थे कि पहले 15 मिनट का लो और बाकी 2.5 दिन तक ट्रेल करना। अभी के समय में बताता हूं क्या हो रहा है। अभी के समय पे जिस तरीके के आईपीओ आ रहे हैं, ये मेरे लिए इस साल की स्ट्रैटेजी है, अगले साल ये मैं फॉलो करूंगा नहीं करूंगा मुझे नहीं पता। अभी मैं क्या कर रहा हूं वो आप समझ लीजिए। इवन अगर बहुत अच्छा आईपीओ है उसको मैं 50% प्री ओपन में ही सेल कर रहा हूं ताकि एक थोड़ा प्रॉफिट तो मेरा बुक हो जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट में थोड़ा सा हमें बीच बीच में दिक्कतें दिख रही है, इसीलिए इट इज बेटर टू बी सेफ देन बी सॉरी। इसीलिए यहां पे आपको 50% प्री ओपन में बुक करने की स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रहा हूं। बैलेंस 50% पे क्या कर रहा हूं, बैलेंस 50% शेयर पे मैं ये वाला रूल फॉलो कर रहा हूं। पहले 15 मिनट की जगह अब मैंने टाइम मिनट कर दिया है या टाइम होराइजन कर दिया है पहले 5 मिनट, ये मैंने एक अपडेट करा है। पुरानी स्ट्रैटेजी में आपको 15 मिनट दिख रहा था बिकॉज उस समय जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में था, इंडियन मार्केट एकदम भाग रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब पहले 5 मिनट का ही मेरे को जो लो बनता है उसको स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेल करता जाऊंगा और मैक्सिमम 2.5 दिन तक। ये 2.5 दिन की जगह मैंने अब यहां पे प्रॉफिट बुक करना सेकेंड डे के एंड पे स्टार्ट कर दिया है। ये है कुछ अपडेट्स, नए पॉइंटर्स जो आपको स्ट्रैटेजी में मैं फॉलो कर रहा हूं। आपकी इच्छा चाहो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, आपकी इच्छा हो आप पुरानी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, जो आपको समझ आए करो, पर लिस्टिंग डे पे बुक करना आई थिंक मेरी पर्सनल माइंडसेट हमेशा वही होता है। मैं आईपीओ इन्वेस्टर उसको ही कहता हूं जो आईपीओ लगाता है रेगुलरली और रेगुलर बेसिस पे लिस्टिंग पे प्रॉफिट पे बुक करता जाता है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ऐसी बैंक्स है जहां पे आप एफडी लगा सकते हो, एफडी रख सकते हो और उस एफडी के अगेंस्ट में आईपीओ की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। जब तक आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिलेगा आपकी एफडी कंटिन्यू होती रहेगी। आपकी रेफरेंस के लिए कुछ कमेंट करिएगा, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, थोड़े समय में अपने आप आपको सारी एफडीज के नाम भी बता दूंगा, बट अभी आपकी रेफरेंस के लिए कमेंट कीजिएगा कि ऐसी कौन सी एफडी है। एफडी रख दी बैंक में, उसके अगेंस्ट में आईपीओ अप्लाई कर दिया, अलॉटमेंट मिला तो आपकी एफडी उतनी ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट की प्री विड्रॉ हो जाएगी, बाकी अमाउंट पे आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इतनी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी हो चुकी है ये कि यहां पे आपके रिटर्न्स एफडी के काफी बढ़ सकते हैं। ऐसे में आईपीओ में डिस्कस करते हैं।
देखिए सबसे पहले पुरानी स्ट्रैटेजी क्या थी मैं पहले वो बताता हूं। पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि भैया अगर कोई अच्छा आईपीओ है जो ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर वो अच्छा आईपीओ है तो ओपन होने के बाद वो सीधा सीधा सर्किट पे लग जाएगा। पहले दिन अगर वो सर्किट पे लग जाता है तो हम होल्ड करते हैं, सेकेंड डे वो सर्किट पे लगता है हम उसको होल्ड करते हैं, सेकेंड एंड हाफ डे पे 2.5 दिन पे उसका सर्किट ओपन होता है, अगर वो अपने एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर चल रहा है तब तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, वरना हम यहां पे उसको एग्जिट कर देते हैं। अगर वो उसके ऊपर चल रहा है तो हम उसको होल्ड करते हैं और 5th डे पे जाके एग्जिट करते हैं। ठीक है, अगर वो एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर है तब ऐसा होगा, एवरेज ट्रेडेड प्राइस के नीचे तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर देते हैं। ऑल्सो अगर पहले दिन पे वो ओपन होके सर्किट पे नहीं लगता है तो पहले 5 से 15 मिनट, पहले हमारा 15 मिनट का रूल था, 15 मिनट के लो पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल करते हैं। ये हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी थी। छोटा सा अपडेट यहां पे भी हुआ है हमारे लिए स्ट्रैटेजी में। अगर आपको एक पुरानी स्ट्रैटेजी के वीडियो देखने ना तो आईपीओ स्ट्रैटेजी डाल के आप यूट्यूब पे सर्च कर दीजिएगा, हमारे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। अभी लेटेस्ट अपडेटेड 2026 की स्ट्रैटेजी है क्या, लेटेस्ट बता रहा हूं आपको, जो मैं फॉलो कर रहा हूं। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो या समझ सकते हो या अपने हिसाब से इसको अपग्रेड कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, एसएमई आईपीओ है, ओपन होता है, यहां पे हमने एक लिमिट लगा दी है। ओपन होता है अगर वो 50% से ऊपर, तब तो हम ये नीचे वाला तामझाम करेंगे। अगर वो 50% से नीचे हो रहा है तो मैं एक बार प्रॉफिट बुक करके वहां पे एग्जिट भी कर सकता हूं। अगर मैं सेफ इन्वेस्टर हूं तो ये बेटर हो जाता है। ऑल्सो अगर वो ओपन होता है, सपोज करते हैं 90% पे, 90% पे ओपन होता है और वो सर्किट लगाता है 2.5 दिन तक और 5 दिन तक सर्किट लग जाता है, जब तक इसका सर्किट ओपन नहीं होता है तब तक मैं इसको कैरी कर जाता हूं, क्योंकि ऑफ लेटली हम देख रहे हैं कि 10-10 दिन के भी सर्किट लग रहे हैं और अगर हम 5वें दिन निकल रहे हैं तो 5वें दिन का प्रॉफिट तो हमारा हो गया, पर और अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। जब तक 5 दिन तक तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो होगी, इसके आगे जब तक वो सर्किट पे चल रहा है हम फॉलो करेंगे। और जिस दिन वो सर्किट से ओपन हुआ, इररिस्पेक्टिव कि वो एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर होता है या नहीं होता है, हम वहां पे एग्जिट करेंगे, निकल जाएंगे। और अगर कोई आईपीओ 50% से नीचे पे है तो सीधा हमें ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, पहले 15 मिनट का स्टॉप लॉस और यहां पे एग्जिट करनी है। प्लस अगर आप सेफ होना चाहते हो तो 50% क्वांटिटी यानी कि एक लॉट तो आप इमीडिएटली भी बुक कर सकते हो। इमीडिएटली भी बुक करके आपको एक बार को प्रॉफिट बुक हो जाए, एक बार कर लो और खत्म करो। ये हो गई है हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंप्लीट माइंडसेट, कंप्लीट चीजें जो आईपीओ मार्केट के लिए 2026 में रेलेवेंट है। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में डाल के जरूर बताइएगा कि ये अपडेटेड स्ट्रैटेजी, अपडेटेड माइंडसेट अभी के मार्केट के हिसाब से आपको कैसा लगा। कभी कभी क्या होता है, हम लड़ते कि भैया जो मेरी स्ट्रैटेजी मैं तो वही फॉलो करूंगा वो बेस्ट है। नहीं, हम लोगों को होना है एज वाटर, पानी जैसे जिस आकार में उसको डालो वो अपना शेप बदल देता है, उसी तरीके से जिस मार्केट में आप हमें डालो हम अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड करते रहेंगे। वही है मैजिक एक अच्छी स्ट्रैटेजी का। तो एक अपडेटेड स्ट्रैटेजी आपके सामने आ चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भर भर के दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ऐसा वीडियो जो लंबे समय के लिए आपके साथ काम रहेगा, आपको यूज में रहेगा, तो अपनी प्लेलिस्ट में सेव जरूर कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करके जाना।